बढ़िया, सभी रेडी हैं? यस सर। हाँ, तो कल हमने प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रोजेक्शन में कल बेसिकली हमने ये जाना था कि प्रोजेक्शन दो तरह का होता है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन हमारे प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर आती है। प्रोजेक्शन हमारे 3D ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और अगर वो लाइन हमारे प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर आती हैं तो वो ऐसा पैरेलल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। और अगर उस 3D ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन प्रोजेक्शन प्लेन पे अगर पैरेलल नहीं आती हैं तो उसको हम बोलते थे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। एक मिनट होल्ड करना। आरोश प्लीज नीचे जाके बात करिए, जाइए नीचे, पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को भी। नहीं, बिल्कुल नीचे जाइए आप। तो प्रोजेक्शन बेसिकली दो तरह का है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक्यू। ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू दोनों सेम एक ही तरह की प्रोजेक्शन है, जिसमें सिमिलरिटीज क्या है इन दोनों प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफिक ऑब्लिक्यू में 3D ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन वो लाइन अगर प्रोजेक्शन स्क्रीन पे, प्रोजेक्शन प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर इम्पैक्ट करती है तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। और किसी एंगल पे अगर वहां पहुंचती है तो उसको हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने कल बताया था, टॉप प्रोजेक्शन होता है, फ्रंट प्रोजेक्शन होता है, साइड प्रोजेक्शन होता है, रियर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। ऐसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक और प्रोजेक्शन था जिसको हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते थे। बाकी ये जो ऑर्थोग्राफिक में आपने टॉप, फ्रंट, साइड, रियर प्रोजेक्शन देखा, इस प्रोजेक्शन में हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के किसी एक फुल फेस का ही प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कह रहे हैं, जिसमें हम एक से ज्यादा फेसेस का प्रोजेक्शन अगर ले रहे हैं तो उसको हम बोलते थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बेसिकली ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और प्रोजेक्शन स्क्रीन पे परपेंडिकुलर भी आती हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आइसोमेट्रिक में जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से रखते हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको। अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की अगर बात करें, एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वी जनरेट एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बाय aligning the projection plane so that it intersects each coordinate axis in which the object is defined, called the principal axis at the same distance from the origin। हमें अपने हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है, इस 3D ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कुछ इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करके और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ ऐसी पोजीशन पे लाए कि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा जो प्रोजेक्शन प्लेन है इक्वल डिस्टेंस पे हो। या यूं कहें कि जब हम उस अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की लाइन को, एक्स लाइन, वाई लाइन और जेड लाइन को फर्दर आगे अगर बढ़ाएं तो वो किसी स्पेसिफिक, जिस पॉइंट पे एक्स को इंटरसेक्ट करे प्लेन, जिस पॉइंट पर वाई को इंटरसेक्ट करे प्लेन, जिस पॉइंट पे जेड को इंटरसेक्ट करे प्लेन, वो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इंटरसेक्शन का, वो एक्स एक्सिस पे भी उतना ही होना चाहिए जितना वाई पे और जितना जेड पे है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को कुछ इस पोजीशन में लेके आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर में, मैं इसको पेंट में लेके चलता हूँ। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखिए, हमारा 3D ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाला हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। आपने देखा, आप इसको देख रहे होंगे, हम इसको कुछ स्पेसिफिक एंगल पे टिल्ट करके रखे हुए हैं, इसी स्पेसिफिक एंगल पे टिल्ट करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल इस हमारा जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ इस तरह से नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z। ये कुछ इस तरह से नहीं, हमने क्या किया है, इसको कुछ टिल्ट कर दिया, किसी स्पेसिफिक एंगल पे ऐसे हमने टिल्ट कर दिया है। ये हो गया हमारा y,
ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा z। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसको टिल्ट किया है कि इसलिए हमने टिल्ट किया है कि जब प्रोजेक्शन प्लेन प्रोजेक्ट इन लाइंस को एक्स वाई जेड को जब हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइंस जो है प्रोजेक्शन प्लेन को जहां भी इंटरसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो एक्स पे भी उतना ही होगा, वाई पे भी उतना ही होगा, जेड पे भी उतना ही होगा। कहने का मतलब अगर ये जो इस फिगर में जो वाई एक्सिस दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस दिखाया गया है, ये जेड एक्सिस दिखाया गया है, इस अगर इस फिगर को आप थोड़ा आगे की यानी राइट हैंड साइड अगर राइट साइड में मूव करिए, कहने मतलब इसको शिफ्ट करके इधर की अगर आप ले आए तो जो प्लेन की तरफ जब जाएंगे तो ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इस एक्स एक्स को सपोज करिएगा इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक्स को भी इस पॉइंट पे कट करेगा और वाई को भी इस पॉइंट पे कट करेगा। तो कहने का मतलब है ओरिजिन से इस ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से एक्स का जो डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से वाई का जो डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्शन प्लेन को इक्वल डिस्टेंस पॉइंट पे कट करे। ऐसा करने से उस केस में जब हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेंगे तो वो प्रोजेक्शन जो कहलाएगा वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी जब ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से इस पोजीशन में रख रहे हैं, कुछ इस तरह से टिल्ट करके रख रहे हैं, तो हर एक पॉइंट का जब हम पैरेलल प्रोजेक्शन लेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन मींस हर एक पॉइंट से जो प्रोजेक्शन लाइन निकलेगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी लेकिन प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम प्रोजेक्शन लेते थे पहले फ्रंट में, साइड में व्यू या रियर व्यू में, हमें सिर्फ एक फेस का प्रोजेक्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या एक से ज्यादा फेस का प्रोजेक्शन इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, उसको हमने कुछ इस तरह से घुमाया है कि वो प्रोजेक्शन प्लेन पे इक्वल डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अब जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो उस प्रोजेक्शन में इस वाले फेस का ही प्रोजेक्शन आएगा, इस वाले फेस का ही प्रोजेक्शन आएगा और इस वाले फेस का भी, यानी 3 फेस का प्रोजेक्शन आएगा। तो इस केस में भी प्रोजेक्शन लेते समय प्रोजेक्शन लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल प्रोजेक्शन के अंडर में आएगा, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब ऑर्थोग्राफिक है लेकिन ऑर्थोग्राफिक में इसमें सिर्फ एक प्लेन का प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा प्लेन का प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्थोग्राफिक का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। ऑर्थोग्राफिक का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। मतलब पैरेलल प्रोजेक्शन का जो है कहने का मतलब है पैरेलल प्रोजेक्शन, ये सारे पैरेलल प्रोजेक्शन इतने ये इतना जो है पैरेलल प्रोजेक्शन है। पैरेलल प्रोजेक्शन इसलिए है क्योंकि इन सभी प्रोजेक्शन में 3D ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो पैरेलल प्रोजेक्शन लाइन होंगी, जो प्रोजेक्शन लाइन होंगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, चाहे वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे साइड प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे फ्रंट प्रोजेक्शन की बात करें, चाहे टॉप प्रोजेक्शन की बात करें। ठीक है, और साथ ही साथ इन सभी प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन लाइन है वो प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऑर्थोग्राफिक कह रहे हैं, सॉरी इसीलिए इसको हम ऑर्थोग्राफिक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं यही पैरेलल प्रोजेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रोजेक्शन प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन बोलेंगे। यही आज हमें पढ़ना है। बाकी पैरेलल प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक आपको सबको क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा अब आपके माइंड में। एक चीज और समझने की जरूरत है, अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो देखिए हर प्रोजेक्शन बेसिकली प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम 3D पाइपलाइनिंग पढ़े, 3D पाइपलाइनिंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D से 2D में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन के टाइम में आप याद करिए वहां पे प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था। यस सर। ठीक है, तो उस प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप जिस क्यूबॉइड को जो कि थर्ड 3D में है, जब उसको आप 2D में लेके जा रहे हैं तो उस क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने
एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज किया है, तो आफ्टर प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। ये क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपी इक्वल टू एक्स और वाई पी इक्वल टू वाई। यहाँ एक्सपी इक्वल टू एक्स और वाई पी इक्वल टू वाई का मतलब ये है, ये जो सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स उस 3D ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ जो वाई लिखा हुआ है, ये वाई उस 3D ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, लेकिन अब हम जब प्रोजेक्शन ले चुके हैं, तो प्रोजेक्शन लेने के बाद जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? जब Yes, प्रोजेक्शन sir. ले चुके Yes, हैं, तो sir. प्रोजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब तुम 2D में आ चुके हो, तो जेड कोऑर्डिनेट का कोई मतलब है नहीं। तो जब 2D में आ चुके हैं, तो जो प्रोजेक्शन से पहले जिस ऑब्जेक्ट को हम x, y, z से डिफाइन कर रहे थे, अब आफ्टर प्रोजेक्शन उसी ऑब्जेक्ट को 2D में x और y कोऑर्डिनेट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए xp इक्वल टू एक्स और yp इक्वल टू y, मतलब उस ऑब्जेक्ट का, उस 3D ऑब्जेक्ट का जो x y z कोऑर्डिनेट गिवन है, उस x y z कोऑर्डिनेट में से आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लीजिए, वही आपका आफ्टर प्रोजेक्शन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बोला? थर्ड नहीं सर, नहीं समझ नहीं सर, समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं जानना चाह रहा था। अब आ जाएगा आपको समझ में। थोड़ा एक मिनट मुझे फिगर को पेस्ट करने दीजिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन माइंड में देख याद कर ले, दिमाग में बैठा लो। मैंने लिखा है एक्स पी इक्वल टू एक्स, वाई पी इक्वल टू वाई, जहां पे एक्स वाई और जेड 3D ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्सपी का मतलब पी मतलब प्रोजेक्शन के बाद एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे एक्सपी, और प्रोजेक्शन के बाद वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बोलेंगे वाईपी। तो अब हम फिगर पे चलते हैं। यहां पे देखिए, आपको यहां पे एक स्क्वायर दिख रहा है, ये जो मैं रेड कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है स्क्वायर ये? यस सर। बेटा ये जो रेड कलर की लाइन से मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है। क्या है? प्रोजेक्शन प्लेन। वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा जैसे सपोज करो हमारा ये 3D स्पेस है, ये x है, ये y है, और ये z का नेगेटिव एक्सिस और z का पॉजिटिव एक्सिस है। ये प्लस z है, ठीक है बेटा, ये हमारा माइनस z होगा, ये प्लस x है, और ये प्लस y है। ये फिगर समझ पा रहे हो? जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम x y एंड z, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब बेटा ये जूम करो, ये जो x y, ये जो एक मिनट, ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है, देखो मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया, ये एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स वाई प्लेन है ना? यस सर। यस सर। अब एज्यूम कर लो कि जो आपका प्रोजेक्शन वाला पर्दा है, प्रोजेक्शन मतलब क्या है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का एक आप इमेज ले रहे हैं, 2D प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो मतलब एक कोई एक प्लेन ही तो होगा। प्रोजेक्शन क्या, एक प्लेन ही तो है। प्रोजेक्शन प्लेन एक क्या है? एक 2 डायमेंशनल प्लेन होगा ना, जिसपे आप उस 3D ऑब्जेक्ट की छवि ले रहे हैं। यस सर। यही ना? तो सपोज करिए आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो ये वाला प्लेन है, जो मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है? और ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है आपके एक्स वाई प्लेन में है। थोड़ा दिमाग में अपने माइंड में इमेज बनाते हुए चलिएगा बेटा, तब समझ में आएगा। ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन में है। मतलब ऐसे सपोज कर लो, ये मेरा मोबाइल आपको सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, और एक मिनट,
तो ये जो मोबाइल है बेटा, ये देखो कुछ ऐसा है, इस मोबाइल को मैंने ऐसे ऐसे रखा हुआ है, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल है ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये आपको पेंसिल दिख रही होगी, मैं मोबाइल के ऊपर पेंसिल रखा हूँ, दिख रहा है सबको? या हाँ सर ये बिल्कुल। ये पेंसिल देखिए इस एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस एक्स जो जहां पे ये पेंसिल इस मोबाइल को कट कर रहा है, उसके एक साइड जेड एक्स माइनस जेड एक्सिस होगी, एक साइड प्लस जेड एक्सिस होगा। पॉजिटिव जेड, हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना। तो ये सपोज करो कि हमारा जो प्रोजेक्शन प्लेन है, ये मोबाइल हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, ये प्रोजेक्शन प्लेन एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में है, जिसके लिए z इक्वल टू क्या होगा, 0 है। इस प्रोजेक्शन प्लेन को मैंने Yes, sir. इस तरह से रखा हुआ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इस प्रोजेक्शन प्लेन का z कोऑर्डिनेट की वैल्यू z इक्वल टू 0 होगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अब इस फिगर पे आओ बेटा, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ये जो है बिल्कुल आपका एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको एक पॉइंट दिख रहा है एक्स वाई जेड। Yes, sir. ये पॉइंट आपका किसी 3D ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट है। मान लीजिए आपका 3D ऑब्जेक्ट कोई क्यूबॉइड था, एक क्यूब था मान लीजिए, तो उस क्यूब में कितने पॉइंट्स होंगे, 8 पॉइंट होंगे। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है ना। हाँ सर, तो 8 पॉइंट तो होगा। उस क्यूब को बनाने के लिए हमें 8 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। Yes, ठीक है। sir. उन 8 पॉइंट में से सपोज करिए हमने उस 3D ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट ले लिया, उन 8 बिंदुओं में से मैंने कोई एक बिंदु ले लिया उसका, ठीक है। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट एक्स डायरेक्शन में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, वाई डायरेक्शन में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, जेड डायरेक्शन में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, ठीक है। ठीक। यस अब सर। अगर मैं, अब सपोज करिए मैं इस एक्स वाई जेड पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर लेता हूं, और प्रोजेक्शन कौन सा बेटा, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑनटू अ व्यू प्लेन, ठीक है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है बेटा, किसी भी बिंदु से निकलने वाली लाइन जो होती है वो सारी प्रोजेक्शन लाइन के पैरेलल्स रहती हैं, और प्रोजेक्शन प्लेन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हैं। यही डिफिनेशन है। हाँ सर। ठीक। तो एक्स वाई जेड से जो लाइन हम चलाएंगे, डॉटेड लाइन, ये देखिए डॉटेड लाइन चल रही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जब एक्स वाई प्रोजेक्शन प्लेन पे जब मीट करेगी, पहुंचेगी, तो उस पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है प्रोजेक्शन प्लेन को, उस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फील करो, उस प्रोजेक्शन प्लेन पे जब वो पॉइंट प्रोजेक्ट होगा, तो उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट वही होगा जो उस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड में एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट था। नहीं फील कर पा रहे हो? नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया ना, ये तो समझ में आ रहा है। अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन पे जहां मेरा कैमरा लगा हुआ है, इस फोन के पीछे कैमरा लगा है ना, इस एक्स वाई प्लेन में जो कैमरे की पोजीशन है, उस कैमरे की पोजीशन को हम एक्स वाई से डिफाइन कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। ये सभी एग्री कर रहे हैं, उस कैमरे की पोजीशन को मैं एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट को यूज करके डिफाइन कर सकता हूं। Yes, sir. ठीक है। सर। तो अब एक चीज बताओ, उस कैमरे पे मैंने एक पेंसिल रख दिया, ऐसे पेंसिल दिख रहा है, ब्लू कलर का पेंसिल दिख रहा होगा आप लोगों को। Yes, sir. उस कैमरे पे ही मैंने पेंसिल रखा है बेटा, जो कि जेड एक्सिस की तरह ट्रीट हो रहा है। समझ रहे हो? तो इस पेंसिल पे अगर चलते जाओगे तो जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। हाँ बढ़ती जाएगी। ये पेंसिल तुम्हारा जेड एक्सिस है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा।
हाँ सर, जेड एक्सिस है। Yes, sir. Yes, sir. और ये मान लो एज्यूम करो कि ये जो पेंसिल है इसको मैंने अपने कैमरे पे रखा हुआ है और कैमरे वाले पॉइंट को मैंने x, y से डिफाइन कर दिया है। तो इस पेंसिल पे जब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो जेड बढ़ेगा कि जेड कांस्टेंट रहेगा? जेड बढ़ेगा। जेड बढ़ेगा। और एक्स वाई Constant रहेगा तो. वेरी गुड। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि ये जो पॉइंट गिवन है हमारा 3D स्पेस में x, y, z, ये जो पॉइंट गिवन है 3D स्पेस में x, y, z, ये उस 3D ऑब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब इसी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेंगे तो ये प्रोजेक्शन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना? हाँ सर। अरे Yes, तो sir. जब परपेंडिकुलर है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज होगा। बिल्कुल। तो आफ्टर प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन पॉइंट हमारा ये बना जिसको हम कह रहे हैं एक्सपी और वाई पी, तो आफ्टर प्रोजेक्शन इस एक्सपी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्सपी इक्वल टू एक्स एंड वाई पी इक्वल टू, Y. अब समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. सबके समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज बेटा इस नोट्स में कह रहा है। देखिए एक्सपी इक्वल टू एक्स एंड वाई पी इक्वल टू वाई। यहां मैं नोट्स आपको ये पढ़ के भी बता देता हूं। कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर एन ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ द व्यू प्लेन इज प्लेस्ड एट पोजीशन ZVP। ZVP का मतलब V मतलब व्यूइंग प्लेन, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस पे, जेड पोजीशन पे रखा हुआ है along the ZV axis, then any point x, y, z in a viewing coordinate is transformed to projection coordinate as xp equal to x and yp equal to y, where the original z coordinate value is preserved for the depth information needed to depth queuing। अच्छा, एक चीज माइक ऑन करिए जरा, एक क्वेरी करनी मुझे आप लोगों से। हाँ सर। जैसे हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट था एक्स वाई और जेड, जो एक पॉइंट था जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे थे, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से तो हमने एक्स वाई को हमने छाट लिया। भैया कोरोना वाला है क्या? हाँ। लग तो रहा है सर। भैया इन्फेक्शन ना फैलाओ यार, ठीक है? तो माइंड मत करना, मजाक कर रहा था, ठीक है? तो हम वो जो एक्स वाई जेड तीन वैल्यूज दी हुई हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के, उसमें से हमने एक्स और वाई को तो छाट लिया प्रोजेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यू के लिए। तो जेड की क्या जरूरत है? यहाँ पे जेड की जरूरत ये है कि उस जेड पॉइंट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं उस प्रोजेक्शन की डेप्थ कितनी है, उस ओरिजिनल पॉइंट से उस प्रोजेक्शन की डेप्थ कितनी है, या यूं कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन प्लेन है उस प्रोजेक्शन प्लेन की डिस्टेंस कितनी है उस ऑब्जेक्ट से। हाँ सर। अगर हमारा प्रोजेक्शन प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, तो ये हम बता पाएंगे ना कि इस 3D ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे वो रखा हुआ है प्रोजेक्शन प्लेन। हाँ बता पाए। ये समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल समझ। जेड की वैल्यू का क्या यूज है यहाँ पे? हाँ डेप्थनेस के लिए किसी भी हाँ, इसीलिए कह रहा है वेयर द ओरिजिनल जेड कोऑर्डिनेट वैल्यू इज प्रिजर्व्ड फॉर द डेप्थ इंफॉर्मेशन। मतलब डेप्थ इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? अगर प्रोजेक्शन प्लेन बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी इल्यूमिनेशन क्या होगी? बहुत धुंधली सी होगी। और बहुत, अगर वो जेड की वैल्यू जितनी कम होगी इल्यूमिनेशन क्या होगी? उतनी बहुत ब्राइट होगा। आप फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्टर, जो हम लोग क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगाते हैं और प्रोजेक्टर का जो पर्दा लगाते हैं, पर्दे को अगर मैं जितना दूर कर दूं तो इस प्रोजेक्टर स्क्रीन जो पर्दे पे जो चमक आएगी वो कम होगी या डार्क होगी? कम होगी, लाइट हो जाएगी ना, लाइट डिम हो जाएगा ना। वही कह रहा है डेप्थ इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्थ क्यूइंग। तो डेप्थ क्यूइंग का क्या मतलब होता है? edge or part which are nearer to the viewer are displayed with more intensity। मतलब अगर प्रोजेक्शन स्क्रीन जो है, जो प्रोजेक्शन प्लेन है, वो उस ऑब्जेक्ट के
जितना करीब होगा यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही मोर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, एंड edges which are farther away from the viewer are displayed with less intensity, और वो स्क्रीन जितनी दूर होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। इतना क्लियर हो गया? कम होगी। यस सर। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू? यस सर। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट हमारा हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन पे। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू में डिफरेंस क्या है? ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है? तो इसमें एक प्लेन का सर मतलब एक सरफेस का रहता है, और इसमें मोर देन वन सरफेस का वो लेते हैं सर deflection। और कोई? एनीवन? ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू में डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटीज क्या है? परविंदर? परविंदर स्क्रीनशॉट ले लेना कोई एक, तो कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। परविंदर है क्या? परविंदर, मेरी आवाज आ रही तुम नहीं है लोगों सर। तक? परविंदर यार है, दिखा तो रहा है परविंदर सिंह। अच्छा है तो अच्छा, हाँ सर है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो कोई एक स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो हमने अभी जी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा और ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? देखो, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू में सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन पैरेलल रहती है दोनों प्रोजेक्शन में। डिफरेंस क्या है? ऑर्थोग्राफिक में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और ऑब्लिक्यू में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं रहती है। वेरी गुड, अब समझ में आया सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटीज ये है कि ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक्यू इन दोनों प्रोजेक्शन में 3D ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, दोनों केसेस में, ऑर्थोग्राफिक हो चाहे ऑब्लिक्यू हो। डिफरेंस क्या है? वो पैरेलल लाइन, वो प्रोजेक्शन लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो अगर प्रोजेक्शन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो वो ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, और अगर वो प्रोजेक्शन स्क्रीन के परपेंडिकुलर नहीं है तो वो ऑब्लिक्यू हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फिगर दिखाया था लाइक दिस, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो ऑर्थोग्राफिक, परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्शन है हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन बेसिकली कई तरह के होते हैं, इनको हम कैबिनेट प्रोजेक्शन, कैविलियर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम एंगल की वैल्यू चेंज करते हैं तो प्रोजेक्शन का नाम बदल जाता है। किसी स्पेसिफिक एंगल पे करेंगे तो कैविलियर प्रोजेक्शन बन जाएगा, किसी स्पेसिफिक एंगल पे करेंगे तो कैबिनेट बन जाएगा। तो ओवरऑल का मेन जो यहाँ समझने की जरूरत है वो ऑब्लिक्यू समझने की जरूरत है। तो ये समझ लेंगे तो कैविलियर और कैबिनेट प्रोजेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भी समझते हैं कि ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन होता क्या है। And oblique projection is obtained by projecting points along parallel lines that are not perpendicular to the projection plane. जैसे कि मैं बता चुका हूं, obtained by projecting points along parallel lines, सारी प्रोजेक्शन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, that are not perpendicular to the projection plane,
और वो पैरेलल लाइन प्रोजेक्शन प्लेन में परपेंडिकुलर नहीं होती हैं, तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। इन सम एप्लीकेशन पैकेजेस एन ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन वेक्टर है स्पेसिफाइड टू एंगल। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो एंगल्स का यूज करते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है फाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल माइंड में रखिएगा। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो एंगल्स का यूज करते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है फाई। ठीक है, अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए जरा। इस वाली फिगर को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो मैंने बोला था कि 3D ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू को यूज करके हम आफ्टर प्रोजेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बताया था। तो इस केस में होता क्या है, हाँ अब सर। ऑर्थोग्राफिक में ये जो प्रोजेक्शन लाइन है एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं ऑर्थोग्राफिक। लेकिन इसी एक्स वाई जेड पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन अगर कुछ इस तरह जाके इस प्रोजेक्शन प्लेन पे इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पे, मींस इस पॉइंट पे आके अगर इंटरसेक्ट करे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन बन जाएगा। हाँ। तो उस केस में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या एक्स वाई ही होगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। नहीं, चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है यहाँ पे, देखिए ये कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो हमें इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है कि एन ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन वेक्टर इज स्पेसिफाइड विद टू एंगल्स अल्फा एंड फाई। अभी इन टू एंगल्स की जरूरत क्या पड़ेगी, थोड़ा फिगर की ओर चलते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए बेटा, ये जो रेड सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ये रेड सर्किल से क्या समझ रहे हैं आप? इस रेड सर्किल के अंदर जो पॉइंट है, क्या समझ रहे हैं उससे? रिप्लाई करिए। ये 3D स्पेस में किसी 3D ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से, मेरी आवाज आ रही सबको? यस हाँ, तो अब देखिए इस पॉइंट से दो डॉटेड लाइन आपको निकलते हुए दिख रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों डॉटेड लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? ये पॉइंट हमारा 3D ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट है जिसका प्रोजेक्शन लेना है, और इसी पॉइंट से देखिए दो लाइन निकलती हुई दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक मतलब वो एक ऑब्लिक्यू है, एक वो पैरेलल वाला है सर। वेरी गुड, एक ऑर्थोग्राफिक है और एक ऑब्लिक्यू। जिसने आंसर दिया उसको समझ लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक लाइन जो है बेटा, वो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऑर्थोग्राफिक को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्लिक्यू को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्लिक्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए हमारी ये जो दो डॉटेड लाइन है, ये प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम पढ़ कौन सा प्रोजेक्शन रहे हैं अभी? ऑब्लिक्यू। मींस हम ये इस वाले प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हमें आफ्टर प्रोजेक्शन जो कैलकुलेट करना है, वो क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपी कॉमा, आफ्टर प्रोजेक्शन में किन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है? एक्सपी कॉमा वाईपी। एक्सपी कॉमा वाईपी को हमें कैलकुलेट करना है, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्सपी इक्वल टू एक्स था, वाईपी इक्वल टू वाई है। क्यों? क्योंकि वो एकदम परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, और परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ पे एक्सपी इक्वल टू एक्स और वाईपी इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते हैं।
समझ में आ रहा है मेरी बात? yes. ठीक, तो क्या लिखेंगे हम?